बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल आपको भी ऐसे अपने आप को बनाना है, ऊपर वाला आपसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, मैं आपकी रजा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और जो भी हमारी क्लास को देख रहे होंगे बड़े ही मोटिवेशन के साथ, बड़े ही एनर्जी के साथ आप क्लास को देख रहे होंगे। और अच्छे तरीके से आप ये याद रखिएगा कि कभी भी आप ये मत समझना कि हम आपके साथ नहीं हैं। एनी टाइम बच्चों हम आपके साथ हैं, आपके साथ आपकी तैयारी को कवर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हम सभी लोग अपने पेपर को बेहतर बनाएंगे। और चलिए बच्चों, उसी सेशन पर आज हम सभी लोग बात करेंगे, आज एस्से पर, निबंध पर, क्योंकि आपको पता है निबंध हमारी परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये निबंध अच्छा नंबर दे के जाता है। चाहे क्लास 10 में हो, चाहे क्लास 12 में हो, हमेशा बोर्ड परीक्षा में निबंध आता है, हर समय आता है, बार बार आता है। उसमें से हमने एक निबंध का टॉपिक उठाया है जो है वनों का महत्व, या फिर वनों का महत्व, या फिर वृक्षों का महत्व, या फिर वृक्षारोपण का महत्व, या फिर वृक्ष जो मानव के सच्चे हितैषी हैं, मानव के सच्चे दोस्त हैं, उसके बारे में लिखने को आए तो आप इसी वृक्ष पर आप एक निबंध लिखेंगे। अगर बच्चों आप सही देखा जाए तो आप मायने में स्टूडेंट तभी होंगे जब मैं कोई भी एक वर्ड आपको बता दूं, उस पर कम से कम आप 500 शब्द लिख दें। लिखने वाले तो 1000 2-2 हजार वर्ड लिख डालते हैं, लेकिन बच्चों मैं तो आपसे यही कहूंगा कोई भी वर्ड टॉपिक आपको दिया जाए तो कम से कम हजार नहीं तो 500 वर्ड आप लिख सके। इतना आपको सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए और आपको कम से कम इतना लेख आना चाहिए कि आप उसके बारे में लिख सकें। जो निबंध आता है बच्चों, उसका कहना यही होता है कि आप इसके बारे में जानता कितने हैं, आप कितना जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, आप उसको लिखिए। उसका कहने का अर्थ ये होता है। तो जब भी कोई बच्चों निबंध आएगा लिखने को तो उसके बारे में ही लिखना होता है और सबसे पहले उसमें आप रूपरेखा लिखेंगे और रूपरेखा के तहत जितने हेडिंग बना के आप लिखना चाहेंगे पहले उन हेडिंग को लिखेंगे। अगर इसको नहीं लिखते हैं तो बच्चों नंबर कट जाएंगे परीक्षा में, ये आप जरूर याद रखना। कभी भी किसी भी टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है तो पहले आप रूपरेखा लिखेंगे और रूपरेखा में हमेशा पहली लाइन प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में होता है बच्चों उसका परिचय, किसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं वो क्या है। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी रूपरेखा में लिखेंगे सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना रहेगी, उसके बाद उस विषय में आप जितने पॉइंट लिखना चाहते हैं आप उस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वनों का महत्व, वृक्षों का महत्व, वृक्षारोपण का महत्व। और इसी टॉपिक पर हम आज इसके बारे में रूपरेखा तैयार किए हैं, जिसमें पहला हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग है वनों की उपयोगिता, तीसरी हेडिंग है वर्षा की प्राप्ति, चौथी हेडिंग है लकड़ी की प्राप्ति, पांचवी हेडिंग है अमूल्य औषधि, छठवीं हेडिंग है आध्यात्मिक लाभ और सातवीं हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, तो उपसंहार है ये। तो उपसंहार क्या होता है, यानी हम उसके बारे में हमारी सोच क्या है। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों? चलिए तो मैं आपको इसके बारे में एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना आप देखेंगे तो प्रस्तावना में आप लिखेंगे हमारे मानव जीवन में व्यक्तिगत जीवन में क्या होता है, वनों का विशेष बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हम ज़्यादातर जिन भी चीज़ों की पूर्ति करते हैं, जिन भी चीज़ों की हमारी आवश्यकताएं होती हैं, ज़्यादातर हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। और वन हमें प्राकृतिक ने एक ऐसा संसाधन के रूप में दिया हुआ है जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना मांगे ही प्रकृति हमें पूरा कर देती है। ठीक है बच्चों, तो प्रकृति का कुछ चक्र ऐसा होता है वनों के माध्यम से जो हमारी आवश्यकता होती है हम श्रम किए बिना ही उसको प्राप्त कर लेते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारी लकड़ियां होती हैं जब हम प्राप्त करते हैं वनों से, तो बच्चों उन पेड़ को ना तो हम लगाते हैं और ना तो उनकी हम रक्षा करते हैं, लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम वन जाते हैं और उस लकड़ी को लेकर चले आते हैं। तो ये जो वृक्ष है हमारे मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि जो भी संसाधन की हमें आवश्यकता पड़ती है वो ज्यादातर हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। और वृक्ष प्रकृति हमें इस प्रकार के संसाधन के रूप में उपलब्ध कराए हैं कि जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे पास होती है ज्यादातर हम उस पर श्रम भी नहीं करते और इसके बावजूद भी हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि हम आपको कोई लिखा नहीं रहे, हम आपको अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, आप किस तरह से सोच सकते हैं। आप सोचिए इसके बारे में, क्या परिचय है वृक्ष का, मतलब वृक्ष का महत्व क्या सोच सकते हैं आप। तो हमारे जीवन में वृक्षों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हमारे मानव जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं ज्यादातर वृक्षों से ही पूर्ति हो जाती हैं। और प्रकृति ने हमें जिन वृक्षों को दिया है, वृक्ष के रूप में जिन संसाधन को दिया है, ज्यादातर आवश्यकता जो हमारी
हमारी पूर्ति होती है वो बिना श्रम के ही वृक्ष हमें पूर्ति कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या आप सभी लोग प्रस्तावना को लिख लेंगे? अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर से बैक करके इसको देखिए, आप प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, आप अपने अनुसार भी सोच कर लिख सकते हैं आप प्रस्तावना में। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लियर है। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बताता हूं, वनों की उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता क्या है आप ये ध्यान से देखिए। वनों की उपयोगिता यानी इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका चक्र क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, वन जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में पाया जाता है, एक प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिया है और हमारे जीवन में इसका महत्व है, हमारे जीवन में इसका अत्यधिक महत्व है वन का। और इससे क्या क्या होता है, ये वन जो है हमें अनेक प्रकार के संसाधन को प्राप्ति संसाधन के रूप में हमें प्राप्ति के तौर पे हमें देता है, उपलब्ध कराता है। आप देखे होंगे जो वन है, वन जितने भी पेड़ पौधे हैं क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन, हमारे लिए जीवनदायिनी जो गैस होती है ऑक्सीजन, उसको बाहर करते हैं। तो यानी हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है वन। क्यों? क्योंकि ये हमारे मानव जीवन में जितने संसाधन होते हैं उनकी उपलब्धि कराते हैं। कौन? वन। और वन द्वारा ही क्या होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है, यानी ये ग्रहण करते हैं, उसकी मात्रा को कम करते हैं और हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं। और हमारे लिए जितने भी ज्यादा स्तर संसाधन हमारे पृथ्वी पर आप देखे होंगे हमारे जीवन में, उसका सबसे अधिक महत्व रहा है। और आज नहीं, भारतीय संस्कृति में भी पहले से ही आप पढ़ेंगे तो हर जगह पे आपको वनों का महत्व बताया गया है, हर जगह पे आपको महत्व इसका पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अगला तीसरी हेडिंग देखेंगे, वर्षा की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? वर्षा की प्राप्ति। तो क्लियर है आप? क्यों बच्चों? क्योंकि वर्षा की प्राप्ति होती है, सबसे अधिक महत्व रखता है वृक्ष वर्षा की प्राप्ति के लिए। वर्षा को करने के लिए जो हमारे देश में वर्षा होती है, किसी भी देश में वर्षा होगी, इससे ये सबसे ज्यादा निष्कर्ष निकलेगा, सबसे ज्यादा ये देखा जाएगा कि वर्षा होने का कारण, अगर वर्षा होने का कारण तो वृक्ष सबसे ज्यादा हैं, वर्षा ना होने का कारण वृक्षों की संख्या बहुत कम है। तो वर्षा की प्राप्ति किसी भी देश में वर्षा के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी वन होता है वहां का। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, भारत में तो इतनी बड़ी कृषि है ना, भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए तो वर्षा का होना अत्यधिक महत्व है। और इसलिए वर्षा के लिए हमारे भारत में वन का भी होना अत्यधिक महत्व है। और भारत में वन भी हैं, इसके साथ साथ बड़े सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें वन का महत्व बिल्कुल कम है, यानी उस पर महत्व पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वन नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। क्योंकि बच्चों जो वन होते हैं ना, वो बारिश को सबसे ज्यादा करने में सहायक होते हैं। कैसे? जब वन होंगे तो जब हवा चलती है तो हवा को रोकते हैं, और जब हवा रोकते हैं तो मानसून रुकता है, और मानसून बनता है, टकरा कर फिर क्या होती है? बारिश होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा की प्राप्ति करते हैं। अगर बच्चों वृक्ष नहीं होगा तो कभी वर्षा होने वाली नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा वन का महत्व वर्षा की प्राप्ति के लिए होता है, सबसे ज्यादा बच्चों। क्योंकि किसी भी देश में वर्षा के लिए उत्तरदायी वहां का वन होता है, वहां का वृक्षारोपण होता है। जितना अच्छा वृक्षारोपण होगा उतनी ही अच्छा वहां पे बारिश होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना घना वन होगा उतने ही घनघोर वहां की वर्षा होगी। आप सुने होंगे मासेराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आप ध्यान से देखिए, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, सबसे ज्यादा। मिजोरम में सबसे बगल ही है, तो वहां पे इस वजह से सबसे ज्यादा मानसून बनता है बच्चों, और सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्लियर है? तो किसी भी देश में वर्षा होने के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी जो होता है वो वहां का वृक्षारोपण वन होता है। क्लियर है? देखिए बच्चों, लकड़ी की प्राप्ति। अब लकड़ी की प्राप्ति वन से कैसे होगा? क्या आपको मुझे बताने की जरूरत है? ये भी बताने की जरूरत है? अरे याद करो आप सभी लोग अच्छे तरीके से, बबुआ आप लोग सोचो एक बार। लकड़ी की प्राप्ति हमें वन से ही तो होगा, और कहां से होगा लकड़ी की प्राप्ति? आप जितना भी चीज अपने घर में देखते हो, आप देखो ज्यादातर सब लकड़ी की होगी। आज हमारे जीवन में लकड़ी का सबसे ज्यादा महत्व लोहे से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बच्चों घर में सबसे ज्यादा लोहे की जगह पे लकड़ी का चीज लगा हुआ है। कुर्सी, मेज, तख्त, दरवाजा, सारा चीज आप देखेंगे सब कुछ लकड़ी का है, सबसे ज्यादा लकड़ी का। इतने फर्नीचर जितने सब कुछ बने हैं सब लकड़ी के बने हैं। तो यानी सबसे ज्यादा लकड़ी, वो लकड़ी आती कहां से? हमारे वन से आती है। और लकड़ी अगर खत्म हुई, वन खत्म हुआ, तो जितना चीजें आज कुर्सी, मेज, तख्त, दरवाजा, टंट घंट जो कुछ भी देखते हो सारा का सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहां तक कि बच्चों हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। कैसे होगा? शादी होती है, बेड दिया जाता है, आपको पता है, और आप बेड ना दो बारात लौट जाएगी। हंसो नहीं भैया, ये बात सत्य है, हकीकत है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, है ना?
क्योंकि बच्चों आप देखे होंगे ये बेड जो बेड दिया जाता है शादियों में बच्चों, वो भी लकड़ी का होता है, लोहे का नहीं दिया जाता, स्टील का नहीं दिया जाता, किसका दिया जाता है? लकड़ी का दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्व है ना। अगर शादी में अगर ये बेड ना दिया जाए तो हम कह रहे हैं कि शादी ही नहीं होगी, लोग चला जाएगा अपने घर। इसलिए आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये लकड़ी जो चीज है ये लोहे से भी महत्व ज्यादा रखती है, और सबसे ज्यादा लकड़ी का महत्व हमारे मानव जीवन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों इससे हर चीजें, ज्यादातर चीजें आपको फर्नीचर में जितनी चीजें होंगी लकड़ी की आपको देखने को मिलेंगी, और यहां तक कि अगर ये लकड़ी मिलना हमें बंद हो जाए तो हम सभी लोग भूखे मर जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा इसका महत्व हमारे जीवन में लकड़ी का महत्व जो हमें वन से मिलता है। अगला देखेंगे अमूल्य औषधियां। हमें वन से बच्चों आप देखेंगे हिमालयी जितने प्रदेश हैं, हिमालयी प्रदेश जो हिमालयी वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों वहां से औषधियां निकाली जाती हैं, दवाएं निकाली जाती हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, आप जो डॉक्टर से इलाज में अंग्रेजी दवाओं से नहीं ठीक होते होंगे वो औषधियों से आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी ऐसी औषधि आप लगा लेंगे, आपका दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। तो ये कीमती जो अमूल्य निधियां होती हैं, अमूल्य जो सबसे अमूल्य औषधि होती है, वो सारी की सारी हमें वनों से प्राप्त होती है, और वो वन ही नहीं रहेंगे तो औषधि हमें कहां से मिलेगी। तो इसलिए बच्चों आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें जो वन होते हैं हमें बहुत कीमती अमूल्य औषधियां प्राप्त कर होती हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा अमूल्य औषधि की प्राप्ति होती है वनों से, इसलिए हमारे जीवन में इनका अत्यधिक महत्व है। अगला देखेंगे आध्यात्मिक लाभ। अब आध्यात्मिक लाभ क्या होता है? आध्यात्मिक लाभ वो होगा जो हमारे पुराणों में पहले के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो तपस्या कहां करते थे? घर में नहीं, वो घर में नहीं करते थे, वो बाहर किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर, किसी हिमालय के पर्वत पर, किसी ऐसे वनों में, ऐसे जंगल में अपनी कुटिया बनाते थे और वहीं पर तप करते थे, वहीं पर यज्ञ करते थे, वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति करते थे, वहीं पर अपने ज्ञान को फैलाए, वहीं से दिव्य ज्योति को आगे बढ़ाए, और वहीं से ज्ञान आज पूरे देश में फैला है। तो ये इससे हमारा आध्यात्मिक लाभ भी, आज भी बड़े बड़े वनों में, बड़े बड़े जंगलों में आज भी ऋषि मुनि रहा करते हैं, आज भी अपनी ज्योति को फैलाए हुए हैं जगह जगह पे। तो इससे हमारा आध्यात्मिक लाभ भी होता है। अब लास्ट में हम सभी देखेंगे बच्चों उपसंहार में आप क्या लिखेंगे। उपसंहार का मतलब इसके बारे में पढ़ने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच क्या है, ये उपसंहार लिखेंगे। इसके प्रति आज देश में चल क्या रहा है, ये उपसंहार लिखेंगे आप। तो उपसंहार में आप लिखेंगे हमारे मानव जीवन में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका बहुत ज्यादा अत्यधिक महत्व है। क्या है? अत्यधिक महत्व है। और इसके बाद आज हम देखा जाए तो आज हमारे भारत जैसे देश में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इस पे हमें संरक्षण करना चाहिए, इस पर हमें रोक लगाना चाहिए, सरकार को भी इस पे कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। हालांकि सरकार अपनी जगह पे प्रतिबद्ध है, अलग अलग योजनाएं चला रही है, वृक्ष लगाओ अभियान चला रही है ना, वृक्ष बचाओ जीवन पाओ अभियान चला रही है। और साथ ही साथ इस पर बच्चों हमें भी ध्यान देना चाहिए, हमें भी इस पर संरक्षण पर साथ देना चाहिए। और क्योंकि बच्चों वृक्ष हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं, वृक्ष नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वृक्ष नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वृक्ष नहीं रहेंगे तो कोई भी फर्नीचर हमें नहीं मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए वृक्ष है। इसलिए हमें इसके संरक्षण पर भी जोर देना चाहिए। इसलिए बच्चों हमेशा आप इस चीज को ध्यान देंगे, आप हमेशा वृक्ष लगाने पर केयर करें, क्योंकि कहा जाता है एक वृक्ष 100 पुत्र समान। कहीं कहीं आप लिखा देखे होंगे एक वृक्ष 100 पुत्र समान। अगर आपने एक वृक्ष लगा दिया तो जितने 100 पुत्र आपको जितना सुख देंगे उससे भी ज्यादा आपको एक वृक्ष सुख देगा। और यदि आपने एक वृक्ष काट दिया तो 100 लोगों का आप सर काट देंगे। क्या कर देंगे? सर काट देंगे। इसलिए बच्चों कभी मजबूरी में, कभी आपको आवश्यकता अनुसार कहीं भी कोई वृक्ष काटना पड़े तो आप काटिए, लेकिन अगर एक वृक्ष काटे तो उसके बदले कम से कम 100 वृक्ष आप लगाइए। और ये अपना टारगेट रखिए कि हमें हर वर्ष कम से कम 3 से 4, 5, 10 वृक्ष लगाना ही लगाना है। ये अपने जीवन का उद्देश्य समझिए, क्योंकि बच्चों ये हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों जितना भी हम बताए आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और जो हमसे मिलने वाले प्रश्न जो बच्चे मिलते हैं रोज, वो बच्चे मुझे इसको अपने नोटबुक में लिखकर मुझे बताएंगे। बार बार अच्छे तरीके से देखेंगे, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बैक करके उन चीजों को देखेंगे और उसको अपनी थॉट के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग इसके बारे में लिखेंगे और बताएंगे इसका क्या मतलब है। और अच्छे तरीके से निबंध को एक लेख के रूप में लिख करके आप मुझे
जरूर दिखाएंगे, चाहे क्लास 9th का बच्चा हो, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। जिस भी क्लास के बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स को बनाएंगे और मुझे आप इसको जरूर दिखाएंगे। तो अच्छे तरीके से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप परीक्षा में कोई भी ऐसे कोई भी निबंध आएगा तो आप जरूर लिखेंगे। 1 2 4 जो इंपॉर्टेंट है उनको और भी हम आगे करा देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।